मैं आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और आज हम लोग करने वाले हैं दिल्ली पुलिस परीक्षा जो आप लोग का स्टार्ट हुआ है कांस्टेबल का। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि आज और कल जो आप लोगों का एग्ज़ाम हुआ है, जैसे कि 18 और 19 दिसंबर का पेपर समाप्त हो चुका है और जिस तरीके से और जिस लेवल के प्रश्न पूछे गए थे और जिन टॉपिकों से प्रश्न के पूछे गए हैं, ये जो है आप लोगों के 2 दिनों में उसको मैंने यहाँ पे देखते हुए आज की क्लास बनाया हुआ है। तो जिनका भी पेपर आगे आने वाली शिफ्टों में 22, 23, 24, 25 या 26 किसी भी दिन आपका एग्ज़ाम हो, तो 100% ऐसा ही पेपर आएगा जैसा कि आज आप यहाँ पे करने वाले हो। अगर आप इन प्रश्नों को यहाँ पे सॉल्व कर लेते हो, तो 100% है कि आप एग्ज़ाम हॉल में क्रैक करोगे। क्योंकि देखिए एक जो है एसएससी का नियम है वही एसएससी ही टेंडर यहाँ पे लिया हुआ है दिल्ली पुलिस का। तो आप आसानी से जो है इस टॉपिक के जो मैं बताऊँगा जिन-जिन टॉपिकों को वहीं से प्रश्न पूछा जाएगा। क्योंकि एक जो टॉपिक बनता है उससे हार्ड ना उससे लो बनाता है एसएससी, क्योंकि नॉर्मलाइज़ेशन भी करना पड़ता है। तो आज के और कल के आधार पे आज का ये क्लास होने वाला है। जो भी मेरे दोस्त आगामी आगे आने वाले शिफ्टों में दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम देने वाले हैं किसी भी दिन, तो आप इस क्लास को जो है लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे। क्योंकि इस तरीके की क्लास आपको बिल्कुल जो है कहीं पर भी मिलने वाला नहीं है। बिल्कुल ये फ्री क्लास है और ये डेली ही क्लास सुबह और शाम आपको मैं कराऊँगा जब तक आपका एग्ज़ाम समाप्त नहीं हो जाता है। तो क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर आप लोग कर लीजिएगा। दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम जो भी मेरे दोस्त देने जा रहे हैं। तो फटाफट से चलिएगा, पहले रीज़निंग के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, फिर से जीके के, फिर जो है मैथ के। हर एक प्रश्न को सॉल्व कराऊँगा जैसा कि आपके एग्ज़ाम हॉल में जो है पूछा जा रहा है। चलिएगा यहाँ पे सब आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। पहला प्रश्न आप लोग देखिएगा, निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। एक प्रश्न हर एक शिफ्ट में जो है लुप्त पद से रिलेटेड, अगला पद से रिलेटेड प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है? बताने की कोशिश करना है कि इस वाट के स्थान पे कौन-सी संख्या आने वाली है, बहुत इम्पोर्टेंट है। आप फटाफट से इस प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे। तो जैसे अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे लिखा है 68, 68 से जो हो गया 81, तो देखेंगे तो आपको 13 जोड़ा गया है, ठीक है? इसके आगे चलिएगा, 81 से यहाँ पे लिखा है 96, तो आप देखोगे 81 से 96 15 जोड़ा गया है। इसके आगे आप चलिएगा तो 15 के बाद से देखिए यहाँ पे वाट लिखा हुआ है, तो देखिए पहले 13 फिर 15, तो फिर इसके आगे हम कितना जोड़ दें? ये आप लोगों को ध्यान देना है। तो देखिए यहाँ पे 2 ठो जोड़ा है, अगर हम भी यहाँ पे 2 बढ़ा देंगे तो 15 2 17 हो जाएगा। तो 96 में 17 जोड़ेंगे तो 7 6 13 के 3 हो जाएगा और यहाँ पे 11 हो जाएगा, 113। इसके आगे देखिए इसके बाद फिर 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 19, 19 जोड़ दीजिए 113 में 32 हो जाएगा। बिल्कुल ही हमारा सही सटीक उत्तर हो रहा है 113, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। मुझे लगता है कि सभी ने ऑप्शन नंबर सी को ही बताया होगा इस प्रश्न का राइट उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने है यहाँ पे कि दूध जो है आप लोगों का दूध का जो है लिखा हुआ है यहाँ पे लीटर से संबंध है, ठीक है? तो आम का संबंध जो है हम लोगों से पूछा जा रहा है। अब देखिएगा 10 सेकंड का समय है, कमेंट बॉक्स में जो भी मेरे दोस्त एग्जाम हॉल में जाने वाले हैं फटाफट से अपना राइट उत्तर बताएंगे। आपके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं और जो भी आपका राइट उत्तर बन रहा है आप कमेंट बॉक्स में फटाफट से उसका राइट उत्तर बताएंगे। तो आपको सबसे पहले देखना है कि जो दूध होता है, दूध इसका लीटर ही क्यों लिखा गया? तो देखिए दूध जो होता है, दूध आप इसको लीटर में मापते हो। क्या करते हो? मापते हो। इसको मापते हो कि नहीं? कहिएगा। बिल्कुल दूध को लीटर में मापते हैं। तो अगर आम को मापना होगा तो आप किस में मापोगे? पीला में, गर्मी में, सेंटीमीटर में? कहिएगा नहीं भाई, हम किलोमीटर किलोग्राम में। देखते हैं, आम खरीदते हो तो आप बोलते हो 1 केजी आम दे दो, मतलब 1 किलोग्राम दे दो या 2 किलोग्राम दे दो। इस तरीके से आपके शब्द निकलते हैं। तो आप ऑप्शन नंबर बी के साथ गए हैं, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा। अब देखिएगा आपका अगला प्रश्न फटाफट से आ चुका है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि नीचे दिए गए प्रश्न का सही वेन आरेख बताइए। अभी जीके के प्रश्न करा रहा हूँ, देखिएगा आप थोड़े से वेट कीजिए, हर एक प्रश्न मिलेगा। कहाँ से जीके के प्रश्न पूछा जा रहा है, उन्हीं टॉपिकों को आईएमपी हम जो है यहाँ पे रखे हैं, जो कि 100% चांस है कि वो आपके एग्जाम हॉल में आएगा ही आएगा प्रश्न, क्योंकि उन्हीं टॉपिकों से प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछा गया है, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे बात किया जाए तो कह रहा है कि समाजशास्त्र,
मनोविज्ञान और मान मानविकी। अब यहाँ पे आप लोगों से कह रहा है कि इसका जो है आप वेन आरेख जो है सही वाला बताएंगे। 4 ऑप्शन आपको दिया गया है और मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है वेन आरेख के जो है प्रश्न, ठीक है। और बहुत सरल तरीके से मैंने बताया हुआ है कि आप वेन आरेख के प्रश्नों को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैंने देखा यहाँ पे लिखा हुआ है समाजशास्त्र, ये हमने मान लिया कि ये है समाज शास्त्र। फिर कह रहा है मनोविज्ञान, तो देखिए मनोविज्ञान जो होता है ये भी एक प्रकार का समाजशास्त्र में ही आता है। और यहाँ पे मानविकी भी एक प्रकार का समाजशास्त्र ही है, तो ये दोनों ही समाजशास्त्र के बीच में आएंगे। जैसे कि आप ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हो तो आपको राइट उत्तर मिलेगा, ठीक है। अगर आपने ऑप्शन नंबर डी को चुना है तो बिल्कुल 100% आपका सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त पद बताना है। क्वेश्चन आपके सामने, फटाफट से इसका राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग बताएंगे यहाँ पे आपका अगला जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है, क्योंकि प्रश्न काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और ऐसे प्रश्नों को किसी भी एंगल से आप जो है इग्नोर नहीं कर सकते हैं। देखिए ये तो हम लोगों ने कर लिया था ना, ये तो कर लिया था। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न आया हुआ है, यदि एक कूट भाषा में यहाँ पे ग्लोसरी को जो है ये लिखा जाता है और जियोग्राफी को ये लिखा जाता है, तो जियोलॉजी को जो है किस प्रकार से लिखा जाएगा, ये प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है, ठीक है। ये जो है आप लोगों के कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न है। थोड़े से आप अच्छे तरीके से ध्यान से देख के इन प्रश्नों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आप आसानी से इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। जवाब आप लोगों को देना है फटाफट से, सभी का राइट उत्तर आना चाहिए। जैसे समझने की कोशिश करेंगे तो हम देखते हैं जी होता है 7 पेपर लिखा हुआ है 9, एल होता है 12 पेपर लिखा है यहाँ पे 7, ओ होता है 15 पेपर लिखा है यहाँ पे 5। मतलब कुछ लॉजिक यहाँ पे बन रहा है, कुछ भी लॉजिक हमें समझ में नहीं आया, इसका प्लेस वैल्यू से मतलब रिलेटेड नहीं है। मतलब अब हम देखेंगे कि यहाँ पे अंकों की संख्या 2 2 4 2 6 2 8 है। यहाँ पे गिन लो 2 2 4 2 6 2 8, यानी कि जो है 8 अंक इधर भी है 8 अंक इधर भी है। बात बन जा रहा है 3 और यहाँ पे 3 6 और 3 9, 3 3 6 और 3 9, यानी कि अक्षर और अंक बिल्कुल बराबर है। तो आप कह सकते हैं कि जी का कोड 9 है, एल का कोड 7 है, ओ का कोड यहाँ पे 5 है, एस का कोड देखिए 3 3 है, ओ का कोड 5 है, आर का कोड 6 है, वाई का कोड 2 है। मतलब इसने खुद ही बताया है कि आपको यही यूज करना है। अब देखिए यहाँ पे जी लिखा है तो जी का कोड हमें यहाँ पे मिल गया है 7। ई का कोड देख लो, ई का कोड यहाँ से देख लो कितना है 1। ओ का कोड यहाँ पे देख लो कितना है 5। अब देखो 715 कहीं पे है, जी का कोड कितना है जी 9 है ना, जी का कोड यहाँ पे 9 था ना, 9 है, 7 कहाँ से हो गया जी, 915 होना चाहिए, 915 915 तीनों में है। उसके बाद से यहाँ पे देखिए एल, एल का कोड कितना है, एल का कोड यहाँ से देखिए 7 है, तो 7 7 होना चाहिए, यहाँ पे लिख दिया 6, बिल्कुल गलत। ओ का कोड हो जाएगा 5, 5 होना चाहिए, 5 है। फिर जी का कोड 9 है और वाई का कोड कितना है, वाई का कोड देख लीजिए 2 है, तो अंत में 2 होना चाहिए, यहाँ पे 1 लिखा है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। आप ऑप्शन नंबर बी के साथ जाओगे तो बिल्कुल राइट उत्तर है, ठीक है। अच्छे तरीके से आप इस प्रश्न को समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है और अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द की जो है चयन करें। दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन करना है, बिल्कुल बिल्कुल बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न आप कर रहे हो और 100% ये प्रश्न आपके आगे आने वाले शिफ्टों में पूछे जाएंगे इसी के आधार पे। बिल्कुल ऐसा ही आपके प्रश्न जो है आपके जो 2 दिन पेपर हुआ है उसमें पूछा गया है, ठीक है। चलिएगा अब देखिएगा यहाँ पे विषम चुनना है, मतलब हमें जो है यहाँ पे 4 ऑप्शन जो दे रखा है उसमें से 3 तो एक जैसे हैं और एक जो है अलग है। जो अलग है यही हमारा सही उत्तर है, जो अलग है वही हमारा सही उत्तर है। तो अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि अब अलग कौन सा है, तो हमने देखा 169 लिखा है, 421 लिखा है, 529 लिखा है, 289 लिखा है। थोड़े से हमने यहाँ पे लॉजिकली समझने की कोशिश किया तो 169 क्या होता है, 169 हमें मालूम है कि 169 जो है 13 का वर्ग है, ये 529 23 का वर्ग है, ये 189 कितना का होता है, तो ये 17 का वर्ग है।
पर यहाँ पे 400 जो 21 लिखा है ये वर्ग नहीं है, किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है, ठीक है। तो हम इसके साथ जो है बिल्कुल अलग व्यवहार कर रहा है, तो इसी को राइट उत्तर बताएंगे, क्योंकि ये बोला है विषम यानी कि अलग कौन सा है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा, कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, लुप्त संख्या से रिलेटेड एक प्रश्न आप लोगों से पूछा जा रहा है। थोड़े से ये हार्ड लेवल का प्रश्न है, सभी तो इजी नहीं हो सकते हैं, कुछ प्रश्न आपको देखते ही बन जाएंगे और कुछ अब काफी ज्यादा जो है हार्ड प्रश्न भी दिए जा रहे हैं, ठीक है। ये भी ध्यान देना है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो। अब इसको किस तरीके से आपको बनाना है ये आप लोगों को ध्यान देना है, जैसे कि आप समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हमें वैल्यू पता करना है, तो सबसे पता करेंगे पहले कि 36 कैसे आया, फिर 18 कैसे आया है, उसी प्रकार हम यहाँ पे वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आसानी वे में चलेंगे। हम क्या करते हैं, सबसे पहले इन दोनों को जोड़ते हैं, तो ये हो जाएगा 44। 44 में से 4 घटा देते हैं, तो ये 44 में से कितना घटाना पड़ेगा, 8। 8 घटाएंगे तो 36। अच्छा, इन दोनों को जोड़ लेते हैं, 15, और ये कितना हो जाएगा आपका 15 11 कितना हो गया 26। 26 में से भी 8 घटाएंगे हम लोगों को 18 मिल गया। बिल्कुल बात सही है, इन दोनों को जोड़ दो और 8 माइनस कर दो। हम इन दोनों को जोड़ लेते हैं, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 5 हो गया, ये कितना हो जाएगा आपका 5 4 9 हो गया 9। इसमें से कितना घटाना है 8। 8 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग का तो हो जाएगा यहाँ पे जो है 87। पर 87 यार यहाँ पे तो दिया ही नहीं है, मतलब ये तो लॉजिक बिल्कुल जो है यहाँ पे हम लोगों का गलत हो जाएगा। तो दूसरे लॉजिक पे चलेंगे। ये देखिए यहाँ पे 40 लिखा है, इसमें हम 2 से गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 20 का 2 गुना करेंगे 40, ठीक है। और इन दोनों के बीच का अंतर ले लेंगे, तो 40 और 20 में से माइनस कर दो, 24 में से 20 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा 4। तो 4 घटाएंगे तो यहाँ पे हो गया हमें 36, ठीक है। हमने क्या किया कि ये 20 जो है इसका डबल किया, और 24 में से 20 घटाया तो 4 मिला, तो 40 में से 4 घटा दिया 36। उसी प्रकार इसका डबल करेंगे, कितना हो जाएगा 22। और 22 में से ये 15 और 4 के बीच का अंतर कितना है, 15 में से 11 को घटाएंगे 4, तो 22 में से भी 4 घटाएंगे, तो यहाँ पे 18 लिखा है। उसी प्रकार यहाँ पे क्या करेंगे, पहले तो डबल करेंगे, तो 40 का डबल 80। 80 में से इसको अंतर निकाल लो, कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे तो अंतर 15 है, यानी कि यहाँ पे 15 माइनस कर दो। 80 में से 15 जाएगा 65, और 65 हमारा राइट उत्तर ऑप्शन नंबर बी है। तो इस तरीके से इसको बनाना था। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि दिए गए प्रश्न का सही वेन आरेख बताएं, ठीक है। वेन आरेख के प्रश्न मैंने अभी एक ठो आप लोगों को सॉल्व कराया था। अब जो है यहाँ पे आप लोगों को इस वेन आरेख के मतलब है कि आप कितना सीखे हो, ये यहाँ पे पता चल जाएगा अगर आप इस प्रश्न का राइट उत्तर बता देते हो तो। सभी लोग बताएंगे, फटाफट से आप इस प्रश्न के राइट उत्तर के साथ चलोगे। जैसे समझने की कोशिश करेंगे, लड़का लिखा है, खिलाड़ी लिखा है, छात्र लिखा है, तो हम यहाँ पे इस तरीके से सॉल्व करेंगे कि लड़का लिखा है, भाई साहब ये हो गया लड़का। लड़का जो होता है क्या खिलाड़ी होता है, बिल्कुल खिलाड़ी होता है यार। पर सभी के सभी क्या लड़के खिलाड़ी हैं, नहीं, कुछ लड़के जो है खिलाड़ी हैं, इस तरीके से लॉजिक लगेगा। छात्र, क्या छात्र खिलाड़ी होते हैं, छात्र भी खेलते हैं। और छात्र क्या लड़के होते हैं, बिल्कुल। पर सभी के सभी जो है छात्र लड़के नहीं हो सकते हैं, लड़कियां भी होती हैं छात्र। और सभी के सभी लड़के खिलाड़ी भी नहीं होते, कुछ ही लड़के हैं जो खेलते हैं। तो इस तरीके से कुछ कुछ वाला लॉजिक आपको लगाना था, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। आशा करता हूं कि आप बिल्कुल बेहतरीन तरीके से इस प्रश्न को समझ रहे होंगे। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों से देखिएगा, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। देखिए, फिगर काउंटिंग से प्रश्न पूछ रहा है आप लोगों के एग्जाम हॉल में, तो थोड़े से जो है आप लोग इन टॉपिकों को बेहतर तरीके से करके जाइए एग्जाम हॉल में, ठीक है। अब बताइएगा इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, त्रिभुजों की संख्या आप लोगों से पूछ लिया है। जिससे हम समझने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पे जो है आप लोगों का क्या हुआ है, त्रिभुज एक हो गया, ये त्रिभुज आपका दूसरा हो गया, और ये आपका त्रिभुज आपका तीसरा हो गया, और ये आपका त्रिभुज चौथा हो गया, ठीक है। 4 त्रिभुज हो गया। अब देखिए उसके अलावा अगर आप देखोगे तो इसके अंदर कितने त्रिभुज बन रहा है, तो 1 2
3 और यहाँ पे 4। अब देखिए 4 के अलावा इसमें क्या और भी त्रिभुज हैं? तो देखिए कभी भी इस तरीके का फिगर आए तो इसके जितने भी छोटे-छोटे त्रिभुज हैं उसका डबल कर देना, 4 दूना का 8 इसके अंदर होगा। इसमें जो है 8 त्रिभुज बना और बाहर में देख लो 4 ठो है छोटे-छोटे, तो ये 4 काउंट कर लो। किस तरीके से 8 हुआ? तो देखिए ये बड़ा-बड़ा भी आप लोग का इसमें अंदर बन रहा है इस तरीके से, फिर इस तरीके से 4 ठो बड़ा-बड़ा, 4 ठो छोटा-छोटा। तो 8 4 12। यहाँ पे आकृति में कितने त्रिभुज हो जाएगी? 12। यहाँ पे तो ऑप्शन में ही नहीं दिया गया है। यहाँ पे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है? 12 है। यहाँ पे आप लोग को सुधार करना है, कितने त्रिभुजों की संख्या है? 12 आप लोग को बताना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि दी गई श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात करें। जो दिया गया श्रृंखला है इसमें आप लोग को लुप्त पद बताना है फटाफट से कि इस श्रृंखला में लुप्त पद कौन सा है। इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है? फटाफट से आप लोग को बताना है। क्या लगता है कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है? चलिएगा फटाफट से सभी लोगों का उत्तर आना चाहिए। अगला पद बताना है, जैसे 121, 553, 374 और 495, तो अगला पद क्या? अब देखिए यहाँ पे थोड़े से अगर लॉजिकली हम समझने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे देखिए 121 लिखा हुआ है, 553, 121, यहाँ पे एक और एक पहला और अंतिम वाला जोड़ दो तो 2 हो जाएगा। 3 और 5 को प्लस करो, 3 और 2 को प्लस करो 5 हो जाएगा। 4 और 3 को प्लस कर दो 7 हो जाएगा। यहाँ पे 5 और 4 को प्लस करो 9 हो जाएगा। मतलब जो फर्स्ट और लास्ट अंक है उसको जोड़ के बीच वाला लिखा हुआ है, तो हम भी उसी तरीके का वर्ड देख लेंगे ऑप्शन में। 5 और ये 5 जोड़ेंगे तो क्या 6 होता है? बिल्कुल गलत। 5 और 3 जोड़ेंगे तो क्या 2 आता है? बिल्कुल गलत। 5 और 6 को जोड़ेंगे कितना होता है? 11। बिल्कुल सही है। 5 11 6, 5 6 11 हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है हम लोग का राइट उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए कि 164 को 6 लिखा जाता है, 870 स्टार 3 को ये लिखा जाता है, तो इसका वैल्यू निकालिए। तो देखिए हम सबसे पहले देखेंगे 264 लिखा है, इसके बाद 2 लिखा है, अगर 2 से भाग देते हैं तो 1 3 और यहाँ पे 2। अब देखिए 1 3 2 को जोड़ दीजिए तो 1 का 3, 4 4 2 6, इसके अंकों को जोड़ने पे 6 हो गया। क्या वही लॉजिक यहाँ पे लग रहा है? 8 0 और बटा में 3, तो कितना हो जाएगा? 3 दूना का 6, 3 9 27 0। अब देखिए 3 9 और 2 11, 11 हो रहा है यहाँ पे। बिल्कुल हमारा लॉजिक सटीक है। यहाँ पे भी आप वही करिए, 5 से भाग दीजिए, कितना हो जाएगा? 5 एकम में 5 और 5 चौका 20, 5 सत्ते 35। इसके अंकों को जोड़ लीजिए, 7 4 11 1 12। 12 जो है राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, अब जो है जीके के प्रश्न स्टार्ट हो चुका है। फटाफट से आप लोग यहाँ पे अब देखने वाले हैं जीके के जो है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है और जिन टॉपिकों से जीके के प्रश्न खास करके पूछे गए हैं उन्हीं टॉपिकों को हमने यहाँ पे रखा हुआ है। तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि क्लास को लाइक करके चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जो भी मेरे दोस्त एग्जाम हॉल में जा रहे हैं। कच्छ की जो है खाड़ी के शीर्ष पर स्थित किस बंदरगाह ने मुंबई बंदरगाह पर भार कम करने में मदद की? कच्छ की खाड़ी के शीर्ष पर किस बंदरगाह ने मुंबई बंदरगाह पर भार कम कर दी? तो कांडला है ये, तो आप लोग ऑप्शन नंबर ए के साथ जाओगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से होकर बहती है? स्टार लगाइएगा कि कौन सी नदी है जो मध्य प्रदेश से होकर बहती है। फटाफट से आप लोगों के राइट उत्तर आना चाहिए यहाँ पे कि बेतवा जो नदी है ये मध्य प्रदेश से होकर बहती है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि हिंदी उपन्यास झूठा सच किसने लिखा? हिंदी उपन्यास झूठा सच किसने लिखा? क्वेश्चन नंबर 3। तीसरे नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोग को बताना है। क्वेश्चन नंबर तीसरे का राइट उत्तर जिन्होंने बताया है यहाँ पे यशपाल, तो बिल्कुल राइट उत्तर है यशपाल, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, बिसागु महोत्सव के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा जो है लोक नृत्य आयोजित किया जाता है? बिसागु महोत्सव के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा जो है लोक नृत्य आयोजित किया जाता है? क्वेश्चन नंबर चौथे पे आ चुके हैं। चौथा नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। जिन्होंने बताया है बागुरुम्बा, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी बांगुरुब्बा।
अगला प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने है कि जो है भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से केंद्र शासित प्रदेश की जो है साक्षरता दर दूसरी सबसे अधिक जो है कौन सी है? वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश की जो है साक्षरता दर दूसरी सबसे अधिक है? तो दूसरी सबसे अधिक की बात की जाए तो आपको बताना है दमन और द्वीप, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय राज्य विधानमंडल है? निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय जो है राज्य विधानमंडल है? तो जिन्होंने बताया कर्नाटक बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि दौलताबाद स्थित चांद मीनार 210 फीट ऊंची है। सुडांकार मीनार है जो कितना मंजिल में विभाजित है, ये आप लोगों को बताना है। तो ये तो 4 मंजिल में जो है विभाजित है, ऑप्शन नंबर जो है आपका बी। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा कि भारतीय सुधारकार ज्योतिराव फुले मुख्य रूप से भारतीय समाज का किस सामाजिक बुराई के जो है आलोचक थे? भारतीय सुधारक ज्योतिबा फुले जो है मुख्य रूप से भारतीय समाज के किस जो है समाज बुराई के जो है आलोचक थे? तो जिन्होंने बताया यहाँ पे कि जो है जातिगत भेदभाव, जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए को चुना है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि भारतीय शास्त्रीय संगीत के किस ग्रंथ की रचना पंडित सारंग देव द्वारा की गई है? भारतीय शास्त्रीय संगीत के किस ग्रंथ की रचना पंडित सारंग देव के द्वारा की गई थी? तो जिन्होंने बताया यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका जो है संगीतकार रत्नाकर, ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है केंद्र सरकार के बजट को किस नाम से जाना जाता है? केंद्र सरकार के बजट को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको केंद्रीय बजट कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश की जो है आधिकारिक भाषा सिंघाली है? सिंघली जो है किस देश की आधिकारिक भाषा है? तो श्रीलंका की है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का जो है जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो ये तो बिहार है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने कि निम्नलिखित नृत्य गुरुओं में से किसे वर्ष 2000 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? तो नृत्य गुरुओं में से किसे 2000 ईस्वी में जो है पद्म विभूषण मिला है? तो आपको बताना है केलुचरण महापात्र को। अगला प्रश्न आपके सामने है कि 1905 में निम्नलिखित में से किसने एम.जी. रानाडे की मदद से सर्वटूस ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की? तो ये आप लोग का हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे किस याचिका का अर्थ हम आदेश देते हैं? किस याचिका का अर्थ हम आदेश देते हैं? तो ये तो है आप लोगों का परमादेश। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने कि महाराष्ट्र का शास्त्रीय सांस्कृतिक खेल दही हांडी किस त्योहार से संबंधित है? तो ये है आप लोगों का कृष्ण जन्माष्टमी से। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने कि निम्नलिखित में से किस नृत्य प्रदर्शन केलिकोटी से आरंभ होता है? तो ये है आप लोगों का कथकली। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि भारतीय नाट्यम नृत्य शैली को उसके वर्तमान आधुनिक संस्करण में पुनर्जीवित करने के लिए किसे जाना जाता है? तो ये तो जाना जाता है रुक्मिणी देवी अरुणडेला। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे गुड्डी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? गुंडी राष्ट्रीय उद्यान, तो ये तो है आप लोगों का जो है तमिलनाडु में।
नेक्स्ट प्रश्न है कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय चीन में दूत के रूप में किसे भेजा गया था? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में चीन में दूत के रूप में किसे भेजा गया था? तो आ, इबन इबंतुतुत्ता। गुजरात में माधवपुर मेला भगवान कृष्ण और रुक्मिणी के विवाह का जो है जश्न मनाने के लिए कितने दिन तक जो है यह कार्यक्रम चलाया जाता है? तो ये आप लोगों के 5 दिन। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन ए फाइंड बैलेंस पुस्तक के लेखिका है? तो जिन्होंने बताया यहाँ पे कि ये हैं रुक्मिणी रोहिणी मिश्रित, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि लेबांग बुमानी नृत्य का फसल नृत्य है, मतलब कौन से फसल नृत्य है? तो ये है त्रिपुरा का फसल नृत्य। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, एम बालकृष्ण वादक के लिए प्रसिद्ध है। एम बालकृष्ण ये जो है वीणा के लिए प्रसिद्ध है। तैराकी में लेन की न्यूनतम जो है चौड़ाई मीटर में कितनी होती है? तैराकी में आपको याद रखना है ये 2.13 मीटर होता है, ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरीके से आज की क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। अगर आपको क्लास ये अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप लोग क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।